सफेद चांदनी बिछे तख्त पर बगलों के परों से ज्यादा सफेद बालों वाली दादी बिल्कुल संगमरमर का भद्दा सा ढेर मालूम होती थी, जैसे उनके जिस्म में खून की एक बूंद ना हो। उनकी हल्की सुरमई आंखों की पुतलियों तक पर सफेदी रेंग आई थी, और जब वो अपनी बेनूर आंखें खोलती तो ऐसा मालूम होता जैसे सब रोजन बंद है। खिड़कियां दबीस पर्दों के पीछे सहमी छिपी बैठी हैं। उन्हें देखकर आंखें चौंधियाने लगती थी, जैसे इर्द गिर्द पिसी हुई चांदनी का गुबार मुलक हो। सफेद चिंगारियां सी फूट रही हैं। उनके चेहरे पर पाकीज़गी और दोशीज़गी का नूर था। 80 बरस की इस दादी को कभी किसी ने हाथ न लगाया था। जब वो 13-14 बरस की थी तो बिल्कुल फूलों का गुच्छा लगती थी। कमर से नीचे झूलते हुए सुनहरी बाल और मैदा शहाब रंगत। शबाब तो जमाने की गर्दिश ने चूस लिया, बस सिर्फ मैदा रह गया है। उनके हुस्न का ऐसा शोहरा था तब कि अम्मा बाबा की नींदें हराम हो गई थी। डरते थे कि कहीं उन्हें जिन्नात न उड़ा के लिए चले जाए, क्योंकि वो इस धरती की मखलूक नहीं लगती थी। फिर उनकी मंगनी हमारी अम्मा के मामू से हो गई। जितनी दुल्हन गोरी थी उतने ही दूल्हे मियां साहब भट्ट। रंगत को छोड़कर हुस्नो मर्दानगी का नमूना थे। क्या डसी हुई फटारा आंखें, तलवार की धार जैसी खड़ी नाक और मोतियों को मांद करने वाले दांत। मगर फिर भी अपनी रंगत की स्याही से बेतरह चिढ़ते थे। जब मंगनी हुई तो सबने खूब छेड़ा, हाय दूल्हा हाथ लगाएगा तो दुल्हन मैली हो जाएगी। अरे चांद को जानो ग्रहण लग जाएगा। काले मियां उस वक्त 17 बरस के खुद सर बिगड़े दिल बिछड़े थे। ऊपर से दुल्हन के हुस्न की कुछ ऐसी हैबत तारी उन पर हुई कि रात ही रात जोधपुर अपने नाना के घर भाग गए। तभी जबान से अपने हमउम्रों से कहा, मैं शादी नहीं करूंगा। ये वो जमाना था जब चू चरा करने वालों को जूतों से दुरुस्त कर दिया जाता था। एक दफा मंगनी हो जाएगी तो फिर छोड़ने की क्या मजाल। मेरे नाके कट जाने का अंदेशा है। और फिर दुल्हन में ऐब क्या है? यही कि वो बेइंतहा हसीन। लो, दुनिया हुस्न की दीवानी है और आप हुस्न से नाला। बदमजाकी की हद है। वो मगरूर है। तभी जबान में उन्होंने कहा, कैसे मालूम हुआ? जबकि कोई सबूत नहीं, मगर हुस्न जाहिर है मगरूर होता है, और काले मियां किसी का गुरूर झेल जाए ये नामुमकिन। नाक पर मक्खी बिठाने के खादार न थे। बहुत समझाया कि मियां वो तुम्हारे निकाह में आने के बाद तुम्हारी मिल्कियत होगी। तुम्हारे हुक्म से दिन को रात और रात को दिन कहेगी। जिधर बैठाओगे बैठेगी, उठाओगे उठेगी। साथ ही कुछ जूते भी पड़े, और आखिरकार काले मियां को पकड़कर बुलाया गया और उनकी शादी कर दी गई। डोमनियों ने कोई गीत गा दिया, कुछ गोरी दुल्हन और काले दूल्हे का। इस पर काले मियां फनफना उठे। ऊपर से किसी ने चुपता हुआ एक सहरा पढ़ दिया। फिर तो बिल्कुल ही अलिफ हो गए, मगर किसी ने उनकी तंतना को संजीदगी से न लिया। मजाक ही समझे रहे और छेड़ते रहे। दूल्हा मियां शमशीर बरहना बने जब दुल्हन के कमरे में पहुंचे तो लाल लाल चमकदार फूलों में उलझी सुलझी दुल्हन को देखकर उनके पसीने छूट गए। उसके सफेद रेशमी हाथ देखकर खून सवार हो गया। जी चाहा अपनी स्याही इस सफेदी में ऐसी घोट डालें कि इम्तियाज ही खत्म हो जाए। कांपते हाथों से घूंघट उठाने लगे तो वो दुल्हन बिल्कुल औंधी हो गई। अच्छा, तुम ही घूंघट उठा दो। दुल्हन और नीचे झुक गई। हम कहते हैं घूंघट उठाओ, डपट कर बोली। दुल्हन बिल्कुल गेंद बन गई। अच्छा जी, इतना गुरूर? दूल्हे ने जूते उतार कर बगल में दबाए और पाईबाग वाली खिड़की से कूदकर सीधे स्टेशन और फिर जोधपुर। इस जमाने में तलाक वलाक का फैशन नहीं चला था। शादी हो जाती थी तो हो जाती थी। काले मियां 7 बरस घर से गायब रहे। दुल्हन ससुराल और मायका के दरमियान मुअल्लक रही। मां को रुपया पैसा भेजते रहे। घर की औरतों को पता था कि दुल्हन अनछुई रह गई। होते होते बात मर्दों तक पहुंची।
और काले मियाँ से पूछगछ की गई। वो मगरूर है। कैसे मालूम? हमने कहा घूंघट उठाओ, नहीं सुना? अजीब गाउदी हो। अम्मा, कहीं दुल्हन खुद घूंघट उठाती है? तुमने उठाया होता? हरगिज नहीं, मैंने कसम खाई है। वो खुद घूंघट नहीं उठाएगी तो चूल्हे में जाए। अम्मा, अजब ना मर्द हो, दुल्हन से घूंघट उठाने को कहते हो। फिर कहोगे वो आगे भी पेशकदमी करे। अजी लाहौल वाला खुद। गौरी बी के माँ बाप इकलौती बेटी के गम में घुलने लगे। बच्ची में क्या ऐब था कि दूल्हे ने हाथ न लगाया? ऐसा अंधेर तो न देखा न सुना। काले मियाँ ने अपनी मर्दानगी के सबूत में रंडीबाजी, लौंडेबाजी, मुर्गबाजी, कबूतरबाजी, कोई बाजी न छोड़ी और गौरी भी घूंघट में सुलगती रही। नानी माँ की हालत खराब हुई तो 7 बरस बाद काले मियाँ घर लौटे। इस मौके को गनीमत समझकर फिर बीवी से उनका मिलाप कराने की कोशिश की गई। फिर से गौरी भी दुल्हन बनाई गई, मगर काले मियाँ ने कह दिया, अपनी माँ की कसम खा चुका हूं, घूंघट मैं नहीं उठाऊंगा। सबने गौरी बी को समझाया, देखो बनू, सारी उम्र का भुगतान है। शर्मो हया को रखो ताक में और जी कड़ा करके तुम आप ही घूंघट उठा देना। इसमें कुछ बेशर्मी नहीं, वो तुम्हारा शौहर है, खुदाए मजाजी है, उसकी फरमाबरदारी तुम्हारा फर्ज है। तुम्हारी निजात उसका हुक्म मानने में ही है। बहरहाल फिर से दुल्हन सजी सेज सजाई गई। पुलाव जर्दा पका और दूल्हा मियाँ दुल्हन के कमरे में धकेले गए। गौरी भी अब 21 बरस की नौखेज हसीना थी। आंखें बोझल थी, सांसें भरी थी। 7 बरस उन्होंने इस घड़ी के ख्वाब देखकर गुजारे थे। लड़कियों ने बीसियों राज बताकर दिल को धड़कना सिखा दिया था। दुल्हन के हिना आलूद हाथ पैर देखकर काले मियाँ के सर पर जिन मंडराने लगे। उनके सामने उनकी दुल्हन रखी थी, एक मुकम्मल गुलदस्ता। आज जरूर दिन और रात को मिलकर समर की शाम का समा बंधेगा। उन्होंने अब तक दुल्हन की सूरत नहीं देखी थी। बदकारियों में भी इस रस परी दुल्हन का तस्वुर दिल पर आरे चलाते रहा था। घूंघट उठाओ, उन्होंने लरसती हुई आवाज में हुक्म दिया। दुल्हन की छंगुली भी न हिली। घूंघट उठाओ, उन्होंने बड़ी लजारत से रूनी आवाज में कहा। सुकूत तारी है। अगर मेरा हुक्म नहीं मानोगी तो फिर मुंह नहीं दिखाऊंगा। दुल्हन टस से मस न हुई। काले मियाँ ने घूसा मारकर खिड़की तोड़ी और पाईबाग में फिर कूद गए। इस बार के गए वो वापस न लौटी। अनछुई गौरी भी 30 साल तक उनका इंतजार करती रही। सब मर खप गए। एक बूढ़ी खाला के साथ फतेहपुर सीकरी में रहती थी कि सुनावनी आई, दूल्हा आए हैं। दूल्हा मियाँ मोरियों में लोट पीट कर अमराज का पुलंदा बने आखिरी दम वतन लौटे। दम टूटने से पहले उन्होंने इल्तिजा की कि गौरी बी से कहो आ जाओ कि दम निकल जाए। गौरी बी खंबे से माथा टिकाए खड़ी रही। फिर उन्होंने संदूक खोलकर अपना तार तार शाहाना जोड़ा निकाला। आधे सफेद सर में सुहाग का तेल डाला और घूंघट संभालती लबेदम मरीज के सिरहाने पहुंची। घूंघट उठाओ, काले मियाँ ने नजर के आलम में सिसकी भरी। गौरी बी ने लरजते हुए हाथ घूंघट तक उठाए और उनके हाथ नीचे गिर गए। काले मियाँ दम तोड़ चुके थे। उन्होंने वहीं उकड़ू बैठकर पलंग के पाए पर चूड़ियां तोड़ी और घूंघट की बजाय सर पर रंडापे का सफेद दुपट्टा खींच लिया।